एक एक करके जितने गैंग मेंबर थे, छविराम पूथी, महावीरा, शिवराज निकसे, सब मारे गए, सब मारे गए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें, लेकिन व्यूह रचना और ईश्वर की कृपा, और वो सब ईश्वर ने अलंकार दी। और मेरे जीवन के सर्वाधिक अलंकरण एटा ने मुझे दिए हैं। जब मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर कार्यकाल में अतीक वगैरह का क्या किया, उनका अतीक के बाप के बाप के बाप यहाँ एटा में थे, उनका सबका क्रियाक्रम किया मैंने। और बताइए, मैं वहाँ पर नहीं रहा जहाँ पर ये अंडे बच्चे घूमा करते थे, लेकिन जब आया, जब डीजीपी हो गया, तो इन सब की वही दुर्गत की कि दोनों ने यही कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। आप समझ सकते हैं कि उनका क्या। मैं कानून को अपनी जेब में रखता, तो जो कानून अपनी जेब में रखते हैं ज़रा सामने आ जाए। आज ये तय हो जाएगा कि कानून रहेगा या तुम रहोगे, दोनों एक साथ जो है कानून को देखने वाले, धता बताने वाले नहीं रह सकते हैं यहाँ, वो राजा भैया हों या चाहे कोई साहब हों। तो इसका मौका आया था, फिर राजा भैया की प्रॉपर्टी वगैरह सब कुर्क हुई थी, अटैच हुई थी, वो सब कार्रवाई एक बार नहीं कई बार जीवन दान दिया है। एटा में मुझे गोली लगी है। जब एटा आगमन हुआ था तो यहाँ नथुआपुर कांड हुआ था, जिसमें पूरा अलीगंज थाना छविराम गिरोह के द्वारा मार डाला गया था। कोई आने को तैयार नहीं था। राज्य सरकार ने मुझे 4 साल की नौकरी में हेलीकॉप्टर से एसपी हमीरपुर से यहाँ पर पोस्ट किया, और मैं देश का यंगेस्ट एसएसपी था, यंगेस्ट एसएसपी था मैं। लोग यहाँ कहते थे नेम प्लेट मत लगाओ, अपने वाहन के ऊपर पुलिस मत लिखो, क्योंकि डकैत तुम्हारी हत्या कर। कि एक कायर की पत्नी होने से अच्छा है कि एक शहीद की विधवा होना ज़्यादा पसंद करूँगी। और इसको सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरा परिवार मुझसे क्या अपेक्षा करता, वही जो एक क्षत्रिय का कुल और वंश अपेक्षा करता है। मर जाना बेहतर है बनस्बत इसके। यहाँ पर वो लोग थे अलीगंज के राजनेता वगैरह, जो कि ये कहते थे कल हम डीएम के यहाँ आगजनी कर देंगे। तो हमने कहा आप एकदम आप आगजनी करके देख लीजिएगा जी। और मेरा आपको मशवरा ये होगा, कोशिश भी ना कीजिएगा, क्योंकि आप फिर यहाँ से व्हील चेयर स्ट्रेचर पे जाएंगे नेताजी। शासन प्रशासन से काजल कोई लड़ नहीं सकता है। अगर आप ठान लें तो किसी जेल में वही जब बैगन का भरता और रोटी 3 टाइम खाने को मिलेगा, तो ये बाकी चांदी के थाल में 56 भोग आता है, ये जाएंगे भूल। और सारा सामान, मोबाइल फ़ोन तो छोड़ दीजिए, तन्हाई में जब आप रहेंगे तो अपने कमरे की छिपकली से आप बात करने लगेंगे, अगर शासन प्रशासन अपने पे आ जाए। लेकिन अगर हमें फ़ायदा लेना हो, हमें अपनी कोठी बनानी है, हमें उनके ज़रिए कार लेनी है, तो वो फिर अपना आपराधिक साम्राज्य वहीं से बैठ के करेगा और आपकी छाती पे। मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। भाई देखिए, लगातार आपको अलग अलग पर्सनैलिटीज़ से मिलाते हैं, और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी पहचान उनकी जो पहचान है किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और देखिए, उनका नाम है डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी है। किसी भी आपराधिक घटना पर इनकी राय एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका सर। धन्यवाद काजल जी, बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने मौका दिया आपके उत्कृष्ट चैनल पे सुधी दर्शकों के बीच में आने का। आपको नमन, आपके चैनल को नमन जी। सर, सबसे पहले आज के प्रोग्राम के बारे में ही बात कर लेंगे। आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, आज यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? मैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहा हूँ, प्रो चांसलर भी रहा हूँ, वर्तमान में चांसलर हूँ। और एटा का एक विशेष स्थान है मेरे जीवन में। मैं और कहीं जाऊँ ना जाऊँ, मैंने कहा एटा मैं अवश्य जाऊँगा, क्योंकि यहाँ के बच्चों, यहाँ के अभिभावक, अब वो भी मेरे बच्चों की तरह हैं। उनको उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था जो एनसीआर में है, मैं कहूँगा सर्वश्रेष्ठ है जी, उसके बारे में अवगत कराना, उनको जो स्कॉलरशिप्स है, प्लेसमेंट्स है, जो उनको ऐसी अद्वितीय सुविधा जो कि अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना, ये अभिप्राय था आज एटा आगमन का जी। सर, ये बताइए कि जब बात एटा की करते हैं, आप यहाँ कप्तान भी रहे हैं, तो यहाँ से जुड़ी हुई कुछ स्मृतियाँ हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करें। स्मृतियाँ क्या कि एटा ने मुझे एक बार नहीं कई बार जीवन दान दिया है जी। एटा में मुझे गोली लगी है। जब एटा आगमन हुआ था तो यहाँ नथुआपुर कांड हुआ था, जिसमें पूरा अलीगंज थाना छविराम गिरोह के द्वारा मार डाला गया था जी। कोई आने को तैयार नहीं था। राज्य सरकार ने मुझे 4 साल की नौकरी में हेलीकॉप्टर से एसपी हमीरपुर से यहाँ पर पोस्ट किया, और मैं देश का यंगेस्ट एसएसपी था, यंगेस्ट एसएसपी था मैं। लोग यहाँ कहते थे नेम प्लेट मत लगाओ, अपने वाहन के ऊपर पुलिस मत लिखो, क्योंकि डकैत तुम्हारी हत्या कर देंगे।
कि अब हम सब अपना नेम प्लेट भी लिखेंगे और पुलिस भी लिखेंगे, आगे पीछे लिखेंगे, और जिसने देखा है माँ का दूध पिया है तो दो दो हाथ अब हो ही जाए। इस तरीके के कायरपना नहीं है। यहाँ के पुलिस बल का नमन, उनके माता पिता का नमन। एक एक करके जितने गैंग मेंबर थे, छबिराम पूथी, महावीरा, शिवराज नेक्से, सब मारे गए, सब मारे गए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें, लेकिन व्यू रचना और ईश्वर की कृपा, और वो सब ईश्वर ने अलंकार दी। और मेरे जीवन के सर्वाधिक अलंकरण एटा ने मुझे दिए हैं। जब मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया तो रामगढ़ बिहार में सैन्य म्यूटिनी हुई थी। अपने ब्रिगेडियर को मार करके सैनिक उनकी हत्या करके आ रहे थे, और ये था कि ये पूरी तरीके से सशस्त्र हैं, स्वचालित हथियारों के साथ हैं, आप लोग मुचैटा लेने की कोशिश न कीजिएगा। मैं आदत से मजबूर, मैंने कहा मैं ज़रूर रोकूंगा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं केवल 5 लोग थे और 60 उनके भगोड़ों को, जिनके पास लाइट मशीन गन, स्टेन गन, SLR थी, उनको डिसेबल किया, डिसआर्म किया और उनको गिरफ्तार किया, जिसके लिए मुझे फिर राष्ट्रपति का दोबारा पुलिस पदक मिला। यहाँ की जनता का अपार प्रेम, बहुत सम्मान मिला, मैं क्या कहूँ। और इसलिए एटा का एक विशेष स्थान है मेरे जीवन में। यहाँ के राम दरबार का मेरी विशेष श्रद्धा है। जब कभी कष्ट में होता था तो जाके रोता था वहाँ पे। जी देखिए, आपने कहा कि राम दरबार का बहुत विशेष स्थान है आपके जीवन में। आप अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं, तेज़ तर्रार आपका स्वभाव है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कई बार होता है कि जब परिवार की बात आती है तो इंसान थोड़ा सा डर जाता है, तो परिवार की तरफ से कभी ऐसा हुआ, जैसे माता जी हो गई या आपकी पत्नी हो गई, कभी ऐसा लगा कि उन्होंने बोला हो कि आप ये काम करते क्यों हैं, मतलब इस तरह के काम क्यों करते? क्योंकि देखा गया है कि आप बड़े बड़े माफियाओं को भी चैलेंज देकर आ जाते थे। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि न मेरी माताजी ने, न मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कभी कोई उलाहना दिया, बल्कि हमेशा यही कहा कि एक कायर की पत्नी होने से अच्छा है कि एक शहीद की विधवा होना ज़्यादा पसंद करूँगी। और इसको सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरा परिवार मुझसे क्या अपेक्षा करता, वही जो एक क्षत्रिय का कुल और वंश अपेक्षा करता है। मर जाना बेहतर है बनिस्बत इसके कि पीठ दिखा के आना। दब जाना एक कायर के सामने, एक बुज़दिल के सामने, बनिस्बत इसके कि एक सैद्धांतिक निर्णय लेकर के अड़े रहना। जी सर, ये बताइए कि जब बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं, तो जब आप रिटायर हुए उसके बाद की, यानी कि अब के उत्तर प्रदेश में और तब के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर नज़र आता है? ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है। मुझसे किसी ने पूछा था परसों, आपने अपने कार्यकाल में अतीक वगैरह का क्या किया? उनका अतीक के बाप के बाप के बाप यहाँ एटा में थे, उनका सबका क्रियाक्रम किया मैंने। और बताइए, मैं वहाँ पर नहीं रहा जहाँ पर ये अंडे बच्चे घूमा करते थे, लेकिन जब आया, जब DGP हो गया, तो इन सब की वही दुर्गत की कि दोनों ने यही कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। आप समझ सकती हैं कि उनका कितना आतंक रहा होगा मेरा, कि उनकी हत्या अगर पेटिशन डाल दी गई थी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आप गूगल जाके देखिए कि अगर उनकी हत्या होती तो उसकी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। और रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद कहा कि ये हत्या करा देंगे। तो मैं किसी की हत्या में नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपने मौका दिया तो दोनों हाथ ज़रूर होंगे। आक्रमण किया तो जो मेरे संवैधानिक अधिकार हैं, अपनी रक्षा या किसी दूसरे की रक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचाना, ये मेरा भी अधिकार है और काजल जी आपका भी है। सर, आपने राजा भैया की बात करते, उनको एक बार चैलेंज दे दिया था, ये क्या किस्सा था? चैलेंज वगैरह हम लोगों का काम नहीं, लेकिन जो ये समझता है, जो कहता है कि मैं कानून को अपनी जेब में रखता, तो जो कानून अपनी जेब में रखते हैं ज़रा सामने आ जाए। आज ये तय हो जाएगा कि कानून रहेगा या तुम रहोगे, दोनों एक साथ जो है कानून को देखने वाले, धता बताने वाले नहीं रह सकते हैं यहाँ, वो राजा भैया हों या चाहे कोई साहब हों। तो इसका मौका आया था, फिर राजा भैया की प्रॉपर्टी वगैरह सब कुर्क हुई थी, अटैच हुई थी, वो सब कार्रवाई नियम और कानून के अंतर्गत हुई थी। लेकिन चाहे एटा हो, आपको तो नाम नहीं होगा, नाम अब लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो लोग थे अलीगंज के राजनेता वगैरह जो कि ये कहते थे कल हम DM के यहाँ आगजनी कर देंगे। तो हमने कहा आपके दम आप आगजनी करके देख लीजिएगा जी। और मेरा आपको मशवरा ये होगा, कोशिश भी ना कीजिएगा, क्योंकि आप फिर यहाँ से व्हील चेयर स्ट्रेचर पे जाएंगे। नेताजी, आप कर तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन ये मेरी गारंटी है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप व्हील चेयर पर जाएंगे। जी
जब बात हम देखिए गलियारों में एक बात बहुत आती है, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी गैंगस्टर होते हैं अब उनका नया ऑफिस जेल हो गया है, जेल को उनका नया ऑफिस मानने लगा है कि भाई वहीं से वो अपनी सारी रणनीतियाँ बना लेते हैं, क्या करना है, किसको मरवाना है, किसके खिलाफ क्या रणनीति बनानी है, वो सब जेल में होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तभी होता है जब तक हम चाहते हैं। जब हम कह रहे हैं तो मैं आपको अपना अनुभव बताऊँ तो पहले आपके एक सवाल का दूसरा भाग जो विषयांतर हो गया था, तब में और अब में किसी भी मुख्यमंत्री से आपने सुना मिट्टी में मिला दूंगा, ये योगी महाराज ने केवल कहा मिट्टी में मिला दूंगा, वरना तो दिखाई ये पड़ता है कि ये कमाऊ पूत थे सब। अतीक, अशरफ, मुख्तार ये कमाऊ पूत थे, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ और एक समन्वय, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप थी। जेल में अगर हम चाह लें, जब मैं डीजीपी था तो एक राजनेता ने कोई बहुत ही एक अपकृत्य किया था, तो ये कहा गया था कि इनको कुछ ऐसा सबक सिखाओ कि ये याद रखें, तो उनको एटा जेल में ही रखा गया था। नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन एटा जेल में रहने के 72 घंटे के अंदर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, लिखित माफ़ीनामा मांगा, तब जा कर के उनको निकाला गया। शासन प्रशासन से काजल कोई लड़ नहीं सकता है। अगर आप ठान लें तो किसी जेल में वही जब बैगन का भरता और रोटी 3 टाइम खाने को मिलेगा तो ये बाकी चांदी के थाल में 56 भोग आता है, ये जाएंगे भूल। और सारा सामान, मोबाइल फ़ोन तो छोड़ दीजिए, तन्हाई में जब आप रहेंगे तो अपने कमरे की छिपकली से आप बात करने लगेंगे, अगर शासन प्रशासन अपने पे आ जाए। लेकिन अगर हमें फ़ायदा लेना हो, हमें अपनी कोठी बनानी है, हमें उनके ज़रिए कार लेनी है, तो वो फिर अपना आपराधिक साम्राज्य वहीं से बैठ के करेगा और आपकी छाती पे दलेगा मूंग। ये नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी टेक्नोलॉजी हमें सुविधा देती है। बबलू श्रीवास्तव लुंगी प्रिजन सिंगापुर में था, एक पतली सी एक लुंगी, पारदर्शी, यहाँ के नारे से कि सुसाइड न कर सके, और एक एक पल पल की खबर, कितनी बार छींका, कितनी बार खांसा, इसका हिसाब हार्ड डिस्क में रहता है। हम भी वही कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हैं? 15 लाख की गाड़ी चित्रकूट के जेलर ने ली मुख्तार के बेटे से, इसलिए लिया क्योंकि वो उसकी बीवी और उसके बेटे की मुलाकात कराता था। 15 लाख की गाड़ी तो जब मैं डीजीपी था तब भी मेरे पास नहीं थी। उनके अफसरान ने देखा नहीं कि जिसकी तनख्वाह 25,000 महीने है, 15 लाख की गाड़ी आई कैसे? अब 15 लाख की गाड़ी आई तो उनकी खाल उतार क्यों नहीं लिया जेलर साहब की? खैर, अब खाल उतर जाए और ऐसे जितने भी भ्रष्ट जेल अधिकारी कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी खाल उतरनी ही चाहिए। जी, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की बात की, आपने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, उनके शब्दों को दोहराया, तो आप वाकिफ़ रखते हैं इस बात से कि अब यूपी में राम राज्य आ गया है? राम राज्य मुझे दिखाई पड़ रहा है सामने, जी। क्योंकि आज तक इन्हीं लोगों को मैंने सुना था, क्योंकि मेरे सामने किसी की तो मैंने सुना करता था कि ये लोग हजरतगंज में बैठ के गाड़ी के बॉनेट पे विस्की की बोतल रख करके आती जाती बहू बेटियों को छेड़ते थे। ये भी दुस्साहस मैंने देखा, और ये भी मैं देख रहा हूँ कि शीर्षस्थ स्तर पर राजनीतिक कोई लाभान्वित नहीं हो रहा। हमारे योगी जी ने किसी की आधी प्याली चाय के गुनहगार नहीं है। ये राम राज्य की शुरुआत है। मिट्टी में मिला दूंगा, ये राम राज्य की टंकार है। और सबके यहाँ जो बुलडोज़र चल रहे हैं, ये दरअसल यमराज का कहर है। अब ये राम राज्य नहीं तो और क्या होता है राम राज्य? ऐसा जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ जाते हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर है, इस पे क्या कहेंगे? जब मैं एसएसपी एटा था जी, और 3.25 साल था, 1-2 महीने नहीं था, औसतन 1 या 2 एनकाउंटर रोज़ होते थे। औसतन 1 या 2, आप जोड़ लीजिए कितने हुए थे, तब भी ये लोग कहते थे फर्जी इनकाउंटर है, दरखास्तें देना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना। तो जिसके पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा डकैतों को मरने से पहले, तो उनको ज़रा देख लें आखिर क्यों ये आपके मौसेरे भाई हैं, जो आपके मौसेरे भाई विधवा विलाप कर रहे हैं। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। हर एनकाउंटर जुडिशियल प्रोसीडिंग से होके जाता है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, एफआर अगर लगेगी तो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा, चार्जशीट लगेगी तो भी जाएगी, और आपको कुछ शिकायत है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी आख्या जाती है। फिर भी आप कह रहे हैं फर्जी है। फर्जी है, इतने बड़े आप कानून जानने वाले हैं, बड़े बड़े वकील जो 10 लाख रुपए लेते हैं केवल बात करने के, उनके ज़रिए एक रिट पिटीशन करा करके हम लोगों के खिलाफ FIR करा दीजिए, जेल भेज दीजिए। वो आप में दम नहीं है। सर, मैं आखिरी बार बोलूँगी कि एटा के लोग जो अभी ये खबर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? काजल, मैं जब एटा की बात आती है मैं भावुक हो जाता हूँ। पहले तो उनके और उनके कुल और वंश को प्रणाम करूँगा। उन्होंने बहुत दिया है मुझे। आभार और व्यक्त करना तो
कभी संभव ही नहीं है। उड़न कभी हो पाऊँ मैं या मेरा परिवार, वो संभव ही नहीं है। एटा ने मुझे बहुत दिया है। आज लोग, आपके प्रारंभिक संबोधन में किसी ने कहा सर्वाधिक अलंकृत अधिकारी, अलंकरण किसने दिए हैं? एटा ने दिए हैं मुझे। मैं एटा की जनता से कहता हूं कि जो पुराना आपका अतीत था उसको देख करके नसीहत लें। जो राजनेता अपराधियों को दूध पिलाएं, समझिए सांप को दूध पिला रहे हैं और आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में कर रहे हैं। स्वच्छ, अच्छी सरकार, अच्छे राजनेता, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनिए। और जैसा वर्तमान परिवेश दिख रहा है, मैं तो क्या हूँ, मैं तो 74 साल का हूँ। जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा डाइंग डिक्लेरेशन मानिए, क्योंकि मुझे अब कुछ प्राप्त नहीं करना है, न किसी से कुछ लेना है। योगी जी और योगी जी के शासन ये सबसे मजबूत और अपराधियों के विरोध में कार्य करने वाला है। इसको मजबूत करें जी। और चलिए, कल आपका जन्मदिन भी है, तो उसके लिए एडवांस में जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। काजल, मैं जिस युग का हूँ वहाँ जन्मदिन की चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन आपने कहा उसके लिए आपको आशीर्वाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह रहे। अब बहुत बेबाकी से अपनी बात रख गए हैं। आप कितना वाकिफ़ रख रहे हैं, कमेंट करके बताते रहिएगा। हम इसी तरीके से आपको खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार।